बच्चों, अब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का चर्चा करने जा रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स जो ओरली पहले समझते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो उसमें एक सेंट्रल मेटल आयन होना चाहिए और एक लिगेंड्स कुछ होनी चाहिए। इसके अलावा काउंटर आयन हो या ना हो उससे कोई मीनिंग नहीं है, वो नहीं भी होगा तो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा। सेंट्रल मेटल आयन आमतौर पर डी ब्लॉक का या एफ ब्लॉक का भी हो सकता है, कभी कभी पी ब्लॉक में भी हो सकता है। तो ये जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है, ये कैसा होना चाहिए? इसमें कुछ वेकेंट आउटर शेल की ऑर्बिटल्स होनी चाहिए जो कि वेकेंट है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकती हो, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होना चाहिए। इस तरह से कुछ लिगेंड्स होनी चाहिए जिनमें कि लोन पेयर होना चाहिए, मतलब कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हो, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगी और इस प्रकार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये दो बातें हो गई। इसके बाद ये कहता है कि हाइब्रिडेशन का पॉइंट कहता है इसमें, इस थ्योरी में हाइब्रिडेशन वीबीटी का ही हिस्सा है केवल और केवल। क्या है हाइब्रिडेशन? बोलता है कि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है जिसमें कुछ वेकेंट डी ऑर्बिटल या फिर एस और पी भी हो सकती हैं, इनकी एनर्जी आपस में जो कंपेरेबल होनी चाहिए। अगर इनकी आपस में एनर्जी आसपास है, कंपेरेबल है, तो ये आपस में इंटरमिक्स हो जाती हैं और इंटरमिक्स होकर हाइब्रिडाइज हो जाती हैं। इंटरमिक्सिंग को ही हाइब्रिडाइज कहते हैं और इनकी पुरानी पहचान खो जाती है, एक नई पहचान आती है, एक न्यू आइडेंटिटी साथ सामने आती है और एक नई शेप के साथ। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल फिर बाद में क्या करती हैं कि लिगेंड के साथ में ओवरलैप करती हैं, लिगेंड की ऑर्बिटल के साथ, और लिगेंड आकर उनके साथ बॉन्ड बनाती हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये सब बातें कहने के बाद और भी कुछ ये वीबीटी कहती है। वो वीबीटी का अगला पॉइंट किसको लेकर है कि एक तो है पैरामैग्नेटिक नेचर को लेकर और एक हम और करेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करते हैं। कि पहले फील्ड की बात कर लेते हैं कि लिगेंड्स को दो तरह से कहा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होती हैं और वीक लिगेंड्स होती हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या करती हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जो सेंट्रल मेटल आयन है, उसके जो आउटरमोस्ट शेल में जो आउटमोस्ट ऑर्बिटल्स हैं उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, वो कुछ तो पेयर्ड होंगे और कुछ सिंगल भी हो सकते हैं। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएंगी तो कहता है कि वो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को दबाकर फोर्सफुली पुश कर पेयर्ड कर देंगी, पेयरिंग करवा देंगी। और अगर वीक लिगेंड है तो वो ऐसा नहीं कर सकती। ये पॉइंट ये कहता है, लेकिन इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता। कहता तो है लेकिन ऐसा क्यों होता है वो पूरी बात नहीं कहता, कोई एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाता। और एक बात और जो हमने अभी भी कही कि ये मेटल आयन है उनमें पैरामैग्नेटिक और इन्हीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ में पैरामैग्नेटिक होती है, कुछ डायमैग्नेटिक होती है। वो इसी बात पर आधार करता है कि जब हम किसी सेंट्रल मेटल आयन के साथ लिगेंड्स को जोड़ देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे, बनाने के बाद देखेंगे कि सेंट्रल मेटल आयन की जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स हैं कंपेरेटिव एनर्जी वाली, जिन्होंने हाइब्रिडाइज कर रखा है, उनमें अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, दो या तीन, कितने भी आए, सिंगल आते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। और अगर कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, सबके सब पेयर्ड आते हैं, तो डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। पैरामैग्नेटिक जो होंगे एक्सटर्नल मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट होंगे और डायमैग्नेटिक होंगे वो एक्सटर्नल मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट तो नहीं होंगे बल्कि वीकली रिपेल्ड होंगे। तो ये बातें हम जानते हैं, लेकिन इसने सिर्फ इतना कहा कि पैरामैग्नेटिक कौन से होंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और डायमैग्नेटिक जिनमें सबके सब पेयर्ड होंगे। तो ये बातें अपनी वीबीटी ने कही। और वीबीटी कुछ कमजोरियां भी रखती है कि जैसे कि वो कई मॉलिक्यूल की शेप और स्ट्रक्चर तो बता पाती है, पर कई अन्य मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री नहीं भी बता पाती है। उसके लिए अगली थ्योरी सीएफटी यूज होगी, कुछ गलत आंसर देती है ये। और दूसरी बात ये है कि ये मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के बारे में कोई भी मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाती, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं दे पाती, कोई तरीका नहीं दे पाती जिससे कि किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का मालूम पड़े कितना स्टेबल है। जैसे कि अगली थ्योरी में एक आता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, वो हम पढ़ेंगे वहां पर, लेकिन इस थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड बात ये भी है कि अगर दो तीन डिफरेंट कंपाउंड्स हैं तो डिफरेंट कंपाउंड्स में रिलेटिव स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, ऐसा कोई मैकेनिज्म इसके पास नहीं है। तो इसकी कुछ कमजोरियां हैं। इसके अलावा एक दो बातें और भी इसमें कमजोरी में आएंगी कि जैसे कि प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करते हैं, और एक और बात ज्योमेट्री की। तो प्रॉपर्टीज का मतलब है कि जैसे कुछ कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं और कुछ का कैटालिटिक प्रॉपर्टी मान तो हो सकती है। तो मेनली कलर की बात कर रहे हैं कि जो कुछ कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, जैसे कलर ही ले लो, तो वो कलर क्यों होते हैं और डिफरेंट कलर क्यों आ रहे हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती वीबीटी कतई। और एक बात हो रही है कि डी ऑर्बिटल्स जो होती हैं इसको डी जनरेट मानती है, मतलब बराबर एनर्जी की मानती है, पांचों डी को, जबकि असल में वो बराबर एनर्जी की नहीं रहती हैं। जब आसपास से लिगेंड अप्रोच करती हैं तो सेंट्रल मेटल आयन की जो डी ऑर्बिटल की लिगेंड्स हैं वो आपस में बराबर एनर्जी की डी जनरेट नहीं रह पाती हैं, वो स्प्लिटिंग हो जाती है, अलग अलग लेवल में बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है इसको वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। एक और बात है कि इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाती, कुछ तो करती है लेकिन पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। कई बार देखने में आपको वीबीटी से लगेगा आंसर आएगा कि पैरामैग्नेटिक है, लेकिन असल में वो डायमैग्नेटिक होगा, तो रॉन्ग आंसर देती है कई बार मैग्नेटिक कैरेक्टर में। तो ऑथेंटिक कोई फुल प्रूफ प्लान इसके पास नहीं है, जो कि अगली थ्योरी में बेस्ट प्लान है सीएफटी में, या उससे आगे भी कुछ थ्योरी है, हम सीएफटी भी पढ़ेंगे यहाँ पर इसमें। लेकिन अभी हम आगे चलते हैं। और एक बात और होती है, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और कुछ बनते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जिनमें इनर डी ऑर्बिटल यूज में आती हैं वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं और जिनमें आउटर आती है वो आउटर। तो ऐसा क्यों होता है? यानी कुछ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऐसे भी कह सकते हैं। तो कुछ फ्री स्पिन होती है और कुछ पेयर्ड स्पिन कॉम्प्लेक्स, उन्हीं को ऐसा नाम भी दे सकते हैं।
ऐसा क्यों होता है, जैसे दो अलग कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऐसे क्यों बनते हैं? इसका क्लियर कट एक्सप्लेनेशन वीबीटी के पास नहीं है, इसका बेटर एक्सप्लेनेशन अगली थ्योरी सीएफटी के पास है। तो ये इसकी कमजोरियां हैं वीबीटी की। अब हम वीबीटी के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल दिखाते हैं कि वीबीटी किस तरह से उन्हें सॉल्व करती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं हम CONH3 और इसके ऊपर है चार्ज 3+, अमोनिया 0 है, न्यूट्रल है और कोबाल्ट पे 3+ चार्ज होगा तभी तो 3+ बाहर आ रहा है। इसका नाम हम अभी देंगे नहीं, वैसे तो इसका हुआ हेक्सामाइन कोबाल्ट और रोमन लिखेंगे 3। तो ये है, लेकिन अब हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए, वीबीटी ने कैसे बनाया, हम वीबीटी के अकॉर्डिंग बनाना चाह रहे हैं। पहले आप कोबाल्ट लो, कोबाल्ट उसका होता है 3d7 लेकिन यहाँ कोबाल्ट जो है वो 3+ के रूप में है। तो 3d7 में से जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 3d6 रह जाएगा और 4s 0 हो जाएगा, यानी इसके 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब इसको इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक्सपेंडेड वेव बनाएंगे। 3d6 कैसा होता है आपको पता है कि D में 5 ऑर्बिटल होती है और S में 1, और ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे, नॉर्मली तो ये बनेंगे 1 2 3 4 5 हुंस रूल से ऐसे ही भरा जाएगा बेटे, पहले सिंगल सिंगल फिर पेयरिंग। अच्छा ये 6 भर दिए, लेकिन अब क्या करता है, ये कहता है कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होती है और कुछ वीक लिगेंड होती है। जैसे अमोनिया को स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड अमोनिया जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रही है 6 तो इसको पुश करेंगी और इनको पेयरिंग करवाएंगी। जैसे कि अमोनिया के प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे अब कैसे हो जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आके इसके साथ पेयर हो जाएंगे, ऐसा इकट्ठा हो गए। अब ये वेकेंट हो गई बेटे, और यहाँ पे S पड़ा है, उसके बाद P भी पड़ी होती है, नेक्स्ट P तो पड़ी होगी खाली, अवगव के अकॉर्डिंग आएंगी ही। अब जो 6 अमोनिया है वो आएंगी, जैसे एक अमोनिया दिखा रहा हूँ यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगी, तो दूसरी अमोनिया भी, तीसरी भी, चौथी भी और 5वीं और 6वीं सब बनाएंगी। यहाँ पे अमोनिया बार बार लिख दोगे, तो ये देखो 2 डी ऑर्बिटल भाग ले रही है, एक S और 3 P, 2 D भाग ले रही है, एक S भाग ले रही है और 3 P, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी वजह से आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आता है, लेकिन इसमें अंदर वाली D भाग ले रही है। अगर कहीं sp3d2 होता तो आउटर भाग लेती, इसमें अंदर की D भाग ले रही है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। पर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन ये नहीं देगा, वो अगली थ्योरी देगी, पर ये है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार से ये इसका आंसर दे पा रही है। बहुत से कंपाउंड का सही आंसर ही दे पाती है, जैसे इसमें देखो सबके सब पेयर्ड है, तो ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक भी होगा। तो इस प्रकार से जानकारी इसके बारे में सही दे रही है, और कईयों के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी देगी जो हम ऑब्जर्व करेंगे। अब हम इसको छोड़कर अगले में बढ़ते हैं। जैसे कि अगला है अपने पास COF6, वो भी कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, ये भी कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। तो ये भी एक बात है कि इसका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसका आउटर ऑर्बिटल डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, D2sp3 और इसका आएगा sp3d2। सेम मेटल है कोबाल्ट, उसके ऑक्सीजन वहां भी 3+ है, यहाँ भी 3+ है, दोनों जगह कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट 3+ ही है, सब कुछ सेम है मेटल आयन का, फिर भी वो अलग कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है, इसका एक्सप्लेनेशन वीबीटी के पास नहीं है। तो अब इसको बनाए जरा, इसके ऊपर आएगा 3-, तो इसको जरा पूरा करें। कोबाल्ट तो फिर वैसे ही होगा, कोबाल्ट 3+ है, सेम वैसे ही होगा, 3d6 4s2, एक बार बना ले, 4s 0 बना लिए थे, जैसा था वैसे ही बना लिया। लेकिन जब लिगेंड जाएंगी तो क्या होगा, आपकी बार इस लिगेंड को तो स्ट्रॉन्ग मान रहा था पहले तो, और ये F को मानता है वीक लिगेंड। तो अगर वीक लिगेंड आएंगी 6 F आएंगी, वो इसे पेयर नहीं कर पा पाएंगी, अभी ऐसे खुले रहेंगे, अनपेयर्ड ही रहेंगे। और बाकी जो 6 F है वो कहाँ आएंगी, एक तो यहाँ आएगी F, और दूसरी F यहाँ, तीसरी यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने पे लोन पे डोनेट कर रही है। यहाँ तक तो हो गया, ये अंदर की D है, कौन सी 3D, फिर 4S, फिर 4P, और अगली कौन सी आएगी 4D आएगी। यहाँ पर एक 4D भी आगे खाली पड़ी होगी बेटे, ये तो 3D है, ये 4S, ये 4P और ये 4D। अब जब 6 F आएंगी तो 4 F तो यहाँ आ गई, 2 और हैं तो वो यहीं आनी चाहिए अब आगे, क्योंकि उनको वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो अगली D लेंगी। इनकी एनर्जी कंपेरेबल है इसलिए ऐसा हो पा रहा है, अगर इसकी एनर्जी का बहुत डिफरेंस होता तो फिर नहीं हो पाता। तो हमने बना लिया। अब ये एक S 3P और 2D यानी sp3d2 कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये इसकी बन रही है हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी फिर से ऑक्टेहेड्रली आएगा, लेकिन इस पर D बाहर का कहलाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से दोनों का अलग अलग तरह का कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है ये वीबीटी। अच्छा, कोई पूछे कि भाई जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो इसे पेयरिंग क्यों करवा पा रही है, और जो वीक लिगेंड है वो इसे पेयरिंग क्यों नहीं करवा पा रही, इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसके पास नहीं है, बस ये एज्यूम कर रही है। बहुत सी चीजें एज्यूम करके चलती है, ये भी इसकी एक कमजोरी मान जाती है। तो अब आगे चलते हैं। ये 2 कंपाउंड तो हमारे हो गए पहले 2। अब हम ये निकल और ये जो निकल के 2 कंपाउंड से भी कुछ सीखेंगे कि इस थ्योरी में क्या अच्छाई है और क्या कमी है, वो ये एग्जांपल समझ में आता है। तो इसको मिटाकर अगले 2 कंपाउंड जल्दी से लूं। ये देखो NiCl4 2- निकल है। निकल क्या होता है, 3d7 4s2 होता है।
नहीं 3D8 4s2 होता है ना ये, तो 3D8 4s2 तो होता है निकल, लेकिन इसमें Cl माइनस है तो निकल क्या हुआ 2 प्लस, क्योंकि 2 प्लस और 4 माइनस सी तभी 2 माइनस बच रहा है, तो निकल यहाँ +2 स्टेट में है। जब निकल +2 स्टेट में लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर लेंगे 4s के, 3D8 रह जाएगा। तो 3D8 कैसा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होना चाहिए था। आगे 4s और 4p खाली होना चाहिए था, ये तो 4p भी होगा 4p 4d भी होगा आगे, तो वैसे चलिए इतना बनाते हैं। अब जब 6 Cl आएंगे, Cl कैसे हैं वीक लिगेंड है, इसको वीक लिगेंड मानता है ये, फिर से अज्यूम करता है, ऐसा कोई इसके पास प्रॉपर मैकेनिज्म तो है नहीं कि वीक क्यों है और स्ट्रॉन्ग क्यों है। हाँ अगली थ्योरी CFT है, वो एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देती है जिसमें वो लिगेंड्स को उनके मैग्नेटिक फील्ड के ऑर्डर में लगाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो वाटर से आगे आगे आती हैं वो होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, जो पीछे आती कमजोर होंगी, जिनका कम ऑर्डर में पीछे होंगी वो वीक होंगी। लेकिन ऐसा कोई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसके पास नहीं है, ये तो सिर्फ अज्यूम करता है कुछ को वीक और कुछ को स्ट्रॉन्ग। अब ये वीक लिगेंड है तो इसके अकॉर्डिंग इसको पेयर नहीं करवा पाएगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिंगल ही रहने चाहिए, फिर तो ऐसे ही रहेंगे। अब क्या होगा 4 Cl आएंगी और यहाँ पे जुड़ जाएंगी 1 2 3 4, आप यहाँ Cl माइनस 4 बार लिख लेंगे। तो ये अब देखो कि s ऑर्बिटल और 3 भाग ले रही है, sp3 अगले 4d की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं पे पूरा हो गया। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, उसकी वजह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी और ये इसका आंसर होगा। और ये देखो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2, तो पैरामैग्नेटिक भी होगा ये, इस प्रकार से इसका आंसर आ गया पैरामैग्नेटिक नेचर। अब जरा हम NiCO4 को देखते हैं। अगर हम NiCO कार्बोनिल टेट्रा कार्बोनिल निकल ये जो ले रहे हैं हम, इसके ऊपर ऑक्सीजन शेड लिखा है 0, तो देखो यहाँ पे कार्बोनिल का 0 वैसे ही होता है। अगर कार्बोनिल न्यूट्रल होती है, ओवरऑल चार्ज भी 0 है, तो निकल का भी 0 ही होगा। अब निकल 0 लेना है हमको, नॉर्मल निकल, निकल होता है 3D8 4s2, इसी को लेकर चलेंगे भाई 3D8 4s2, यहाँ पे 8 भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसा था वैसे ही भरती है, 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है और 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे ऐसे, यहाँ तक तो हो गया। अब हमारा कार्बोनिल जब आएगा, कार्बोनिल को स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानता है, फिर से स्ट्रॉन्ग लिगेंड दबाने की कोशिश करेगी भाई, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ दबा देगी, तो ऐसा हो जाना चाहिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन भी या तो अंदर आए या कुछ और हो, तो अब इनका क्या होगा इसकी भी एक बार चर्चा करें कि हो क्या रहा है इसका। तो इसका भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसे बनेगा कि इनको भी अंदर की ओर दबा देगी और ये दोनों यहाँ पहुंच जाएगी। अब सबके सब अंदर आ गए, तो बचा क्या, सॉरी खाली बची ये सब S और P, और ये चारों CO जो है ये यहाँ पे आकर अपना लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगी चारों CO, और हाइब्रिडेशन आएगा sp3, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि एक S और 3p भाग ले रहे हैं, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, जैसा कि पहला आया था वैसे ही आएगा, लेकिन यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आ रहे हैं तो डायमैग्नेटिक आएगा। दोनों कॉम्प्लेक्स निकल के हैं, लेकिन सिर्फ लिगेंड को वीक और स्ट्रॉन्ग मानते हुए उसने एक में पेयरिंग करवा दी और एक में पेयरिंग नहीं करवाई, उसके अकॉर्डिंग पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक फर्क आ गया। वैसे हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री सेम आ रही है, टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है। इनमें हम बहुत सी बातें समझ पा रहे हैं। एक लास्ट बात, ये NiCN4 भी कुछ सिखाता है, 2 नेगेटिव, NiCN4 2 नेगेटिव, ये सब VBD कमजोरियां दिखाते हैं। हालांकि कई आंसर सही है बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां क्या हो रही है वो देखिए आप, कि यहाँ NiCN4 इसमें देखो Cn माइनस होता है, 4 माइनस में 2 माइनस लेते तो निकल 2 प्लस है, निकल 2 प्लस कैसा होगा, सेम उस जैसा होगा जैसे वहां था 3D8 4s0, बना लो 3D8 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4s 0 पड़ा है, आगे 4p भी 0 पड़ा होगा और आगे 4d भी 0 पड़ा होगा, अपन जरूर पड़ेगी तो लेंगे अपन। अब इसमें किस तरह तरह NiCN4 को, इसमें आप ध्यान दीजिए कि एक थोड़ा अनोखी सी बात बताता है ये, कि साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है। साइनाइड जब आएंगे 4 दबाएंगे इसको, ये दब के यहाँ हो जाना चाहिए, यानी इसको दबा कर नीचे कर दोगे, यहाँ पर यू ले आओगे बेटे। अब ये खाली हो चुके हैं, अब 4 Cn आएंगे तो यहीं से शुरू हो जाएंगे, एक Cn क्योंकि यहाँ वेकेंट है भाई, Cn माइनस 4 बार आ जाएंगे भाई। तो ये देखो क्या कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये D है, ये S है और 2p है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसकी वजह से आपको पता है कि कौन सी आती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आती है, तो इसका स्क्वायर प्लेनर आंसर आ रहा है। और लास्ट बात, इसमें सब पेड़ है तो डायमैग्नेटिक नेचर आ रहा है, डायमैग्नेटिक नेचर। तो सच्चाई भी ये है कि ये जो NiCN4 2 माइनस कॉम्प्लेक्स है ये स्क्वायर प्लेनर तो है, लेकिन जो डायमैग्नेटिक प्रेडिक्ट कर रहा है इसको ये गलत कर रहा है, यानी कि VBD यहाँ फिर से फेल हो रही है। असल में बात ये है कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था, हमने जो अंदर पेयरिंग कराया दबाया Cn ने, वो असल में यहाँ ना जाकर वहां पहुंच जाता है P के इसमें। सच्चाई ये CFT के अकॉर्डिंग चलेंगे जब हम, तो पता लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो थे, ये जो 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन थे ये पेयर नहीं होंगे, जैसे कि इसको यहाँ पे पेयर कराया गया है, यहाँ पेयर नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रॉन बल्कि वहां पहुंच जाएगा सीधा वहां पर। ऐसा क्यों हुआ भाई, यहां से पेयर ना होकर वहां पहुंच जाएगा और बाकी फिर यहाँ पे साइनाइड चार्ज जुड़ जाएंगे, और आपका साइनाइड चार्ज जुड़ने पर क्या आएगा, DsP2 ही आएगा, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना कि पेयर होंगे। तो
पैरामैग्नेटिक इसका आंसर आना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों हुआ, इसने तो पेयर किया था, जबकि सच्चाई में क्या होता है, पेयर नहीं होता है, पैरामैग्नेटिक आंसर आता है। सही आंसर तो ये है, पैरामैग्नेटिक आना चाहिए। पर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका ना तो ये बता रहा है कि ऐसा हो रहा है, ये तो कह रहा है पेयरिंग होगी, जबकि असल में पेयरिंग नहीं होती। और पेयरिंग नहीं हो रही है, आगे जंप कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, उसका आंसर CFT के पास है। तो CFT इससे पूरी सही एक्सप्लेनेशन, एग्जैक्ट जो आंसर्स हैं वो CFT ला पा रही है इस केस में। इट इज मच मोर इम्प्रोवाइज्ड, इट इज सुपीरियर थ्योरी देन VBT। तो यहाँ तक हमने VBT को पॉइंट रोक दिए। अब इसके आगे की बातें जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, और जो बातें हमने की, जिन पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, और जिनके स्ट्रक्चर की, जिनकी कुछ खास बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, कलर को नहीं बता पा रही है, ये मैग्नेटिक कैरेक्टर को गलत बता रही है, रॉन्ग बता रही है, इसको प्रेडिक्ट कर रही है, यहाँ पे रॉन्ग, ये सही है। तो इन सबका एक्सप्लेनेशन कहाँ आएगा, CFT में आएगा। अब उसके बाद हम CFT करेंगे, और एक और टॉपिक होगा लास्ट, वो होगा इनका आइसोमेरिज्म। इन पॉइंट्स को हम पूरा करेंगे इसके अगले वीडियो में। थैंक यू।